जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज हम एनसीसी के चैप्टर मिसलेनियस पार्ट 3 को पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमारे आप मिसलेनियस पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखे हैं तो आप जाइए मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में और पार्ट 1 और पार्ट 3 तथा अन्य एनसीसी के वीडियोज़ को देखिए। तो चलिए दोस्तों, मिसलेनियस के क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि हथियारों को रोजाना सफाई करने के क्या तरीके हैं। तो इसका आंसर होगा पहला, साफ कपड़े से ही हिस्से पुर्जों को साफ करना चाहिए। दूसरा, तरतीब से पुर्जों को खोलना चाहिए। तीसरा, सफाई के बाद पुर्जों में तेल लगाना चाहिए। चौथा, तेल लगाने के बाद हथियार को तरतीब से जोड़ना चाहिए। और पांचवा, बैरल को साफ करने के लिए पुल थ्रू यानी 10x5 का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी पुल थ्रू का जो साइज है वो 10x5 होना चाहिए और बैरल यानी गन का जो आगे का पार्ट होता है जिससे गोली निकलती है उसको बैरल कहते हैं, उसको साफ करने के लिए। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है कि राइफल को साफ करने के लिए कौन कौन वस्तुएं चाहिए। यानी राइफल को साफ करने में कौन कौन सी वस्तुएं चाहिए या ज़रूरी हैं। तो फ्लाइनल पहला है, दूसरा पुल थ्रू, तीसरा तेल और चौथा कपड़ा और पांचवा चेम्बर स्टिक। इतने जो 5 प्रकार के जो ये वस्तु हैं ये राइफल को साफ करने के लिए चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों कि आपदा की परिभाषा लिखें। यानी आपदा किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक या मानव जनित विनाशकारी परिघटनाओं जिसमें व्यापक मानव की क्षति होती है तथा प्रभावित क्षेत्र में संपत्ति तथा आजीविका को भी व्यापक हानि होती है, आपदा कहलाती है। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है कि पेट्रोलिंग से हमें क्या लाभ है या क्या विकास होता है। तो दोस्तों, पेट्रोलिंग से अनुशासन, भाईबंदी, आक्रामकता, मुस्तैदी विकास होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है कि एक नागरिक के 5 कर्तव्यों को लिखें। तो दोस्तों, पहला, समर्थन एवं संविधान का बचाव करना चाहिए। यानी एक नागरिक जो भारत का नागरिक हो उसको समर्थन एवं संविधान का बचाव करना चाहिए। दूसरा, कानून का पालन करना चाहिए। और तीसरा, सभी धर्मों का सम्मान देना चाहिए। और चौथा, देश की समाप्ति नहीं दोस्तों, देश की संपत्ति देश की संपत्ति है, देश की संपत्ति की रक्षा करना चाहिए। और पांचवा, स्थानीय समुदाय में भाग लेना। और छठा, जरूरत पड़ने पर देश की रक्षा करना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे नेशनल बिल्डिंग राष्ट्र निर्माण में पूछ सकता है। देख लीजिए एक बार और। एक नागरिक के 5 कर्तव्यों को लिखें। तो दोस्तों, इसका पहला जो होगा, समर्थन एवं संविधान का बचाव करना। दूसरा, संविधान का पालन करना। तीसरा, सभी धर्मों का सम्मान करना। और चौथा, देश के संपत्ति की रक्षा करना। और पांचवा, स्थानीय समुदाय में भाग लेना। और छठवां जो है, ज़रूरत पड़ने पर देश की रक्षा करना। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है कि किस तरह नागरिकता हासिल की जाए। यानी किस तरह आप नागरिकता हासिल कर सकते हैं। तो पहला, जन्म से। दूसरा, वंशानुक्रम या रक्त संबंध से। तीसरा, पंजीकरण के जरिए। और चौथा, राष्ट्रीयता पाकर। और पांचवा, भूमि विस्तार के जरिए। और छठवां, अप्रवास से आप नागरिकता पा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनोबल से आप क्या समझते हैं, इसको बढ़ाने का उपाय लिखें। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा, मनोबल एक नैतिक गुण है जो मनुष्य के मानसिक शक्ति को उत्पन्न करता है। और मनोबल बढ़ाने के उपाय, पहला, खाना पीना का स्तर अच्छा होना चाहिए जिससे मनोबल बढ़ता है। दूसरा, रहने की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा, मनोरंजन की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। चौथा, स्वास्थ्य और मेडिकल की सुविधा होनी चाहिए। और पांचवा, धार्मिक स्थल होना चाहिए। अगला देखते हैं, क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि संचार गैप के कारण लिखिए। तो पहला,
असामान्य गति, दूसरा खराब आवर्तन या लय, और तीसरा अस्पष्ट आवाज़। ये जो तीन हैं ये संचार गैप के कारण माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खाली स्थान भरें। पहला, खाली स्थान एक अवधारणा है जो किसी व्यक्ति या संस्कृति के विश्वासों का वर्णन करता है, यानी आस्था। आस्था एक ऐसा अवधारणा है कि जो कि किसी व्यक्ति या संस्कृति के विश्वासों का वर्णन करता है। अगला देखते हैं, दूसरा दिया है कि मानसिकता जिसके साथ हम सोचते हैं कि और चीज़ों को देखते हैं उसे खाली स्थान कहते हैं, यानी मानसिकता जिसके साथ हम सोचते हैं और चीज़ों को देखते हैं उससे खाली स्थान कहते हैं नज़रिया, यानी नज़रिया उसे कहते हैं। खाली स्थान विशेष रूप से नैतिक सिद्धांतों और एक समाज में आचरण के नियमों का गुण होता है। इसका होगा दोस्तों अनुष्ठान, यानी अनुष्ठान विशेष रूप से नैतिक सिद्धांतों और एक समाज आचरण के नियमों का गुण होता है। चौथा, खाली स्थान एक व्यक्ति द्वारा प्रदत्त समग्र प्रभाव है, यानी व्यक्तित्व एक व्यक्ति द्वारा प्रदत्त समग्र प्रभाव है। पांचवा, खाली स्थान का उद्देश्य साथ एक इकाई के रूप में माना जाता है, यानी टीम का उद्देश्य एक साथ एक इकाई के रूप में माना जाता है। छठवां है कि खाली स्थान वह प्रयास है जिसमें एक टीम अपना लक्ष्य हासिल करता है, यानी इसका होगा आंसर दोस्तों कि टीम भावना वह प्रयास है जिससे एक टीम अपना लक्ष्य हासिल करता है, यानी इसका आंसर होगा टीम भावना। आगे देखते हैं दोस्तों कि परिवार नियोजन के विभिन्न उपायों को लिखें, यानी परिवार नियोजन किस प्रकार कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, पहला पुरुष नसबंदी के द्वारा, दूसरा महिला नसबंदी के द्वारा, और तीसरा निरोध के द्वारा यानी कंडोम के द्वारा, और चौथा गर्भ निरोधक गोलियां को प्रयोग करके। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि HIV पॉजिटिव रोगी के लक्षण बताएं, यानी एड्स जिस व्यक्ति को हुआ होता है उस व्यक्ति के लक्षण को बताना है। तो इसमें पहला लक्षण है कई हफ्तों तक बुखार रहना, दूसरा अकारण वजन का घटना, तीसरा भूख खत्म हो जाना, और चौथा अधिक समय तक खांसी रहना, और पांचवा मुंह में घाव होना, और छठवां गले में सूजन तथा भारी उल्टियां होना, और सातवां सोते समय पसीना आना, और आठवां बार बार दस्त आना, नौवां त्वचा पर खुजली और चकत्ते का हो जाना, और 10वां लसिकाओं ग्रंथि में सूजन होना। यानी जो इस प्रकार के अगर रोग होते हैं किसी व्यक्ति को, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 रोग होते हैं, तो उसको HIV के द्वारा वो ग्रसित व्यक्ति माना जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों कि सामाजिक कल्याण में NCC कैडेटों की भूमिकाएं लिखें। तो दोस्तों ये अपने से भी आप लिख सकते हैं कई पॉइंट बना के। तो चलिए इसके पॉइंटों को देख लेते हैं। पहला, नेतृत्व गुणों के विकास एवं प्रयोग के द्वारा, दूसरा समुदाय सेवा में भाग लेकर, तीसरा राष्ट्रीय सांप्रदायिक एकता के लिए कार्य करके, और चौथा शिक्षा और साक्षरता का प्रसार करके, पांचवा पर्यावरण सुधार एवं संरक्षण के लिए काम करना, और छठवां स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का काम करके, सातवां शारीरिक शिक्षा एवं साहसिक अभियान के द्वारा, और आठवां वृद्धजनों के देखभाल में सहयोग करके, और नौवां जलाशय बंजर भूमि और अन्य समाज कल्याण का काम करके, और लास्टवा 10वां है साफ सफाई में हाथ बटाकर। ये जो इतने हैं NCC के कैडेट को सामाजिक कल्याण में भूमिका अदा करते हैं। तो दोस्तों आप ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, NCC के कैडेट की भूमिका दोस्तों ये काफ़ी पूछता है और पूछा भी है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है कि साइट पिक्चर से आप क्या समझते हैं, यानी आप साइड पिक्चर से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों फायर की आंख, बैक साइड अपर्चर, फोर साइड टिप और पॉइंट M तक जो काल्पनिक लाइन बनती है वह साइड पिक्चर कहलाती है। यानी फायर की आंख और बैक साइड अपर्चर और फोर साइड टिप और पॉइंट M तक जो एक काल्पनिक रेखा बनाती है, जो जिसे मान लीजिए गन है, गन क्या है, एक ये जो होता है ये
फोर्थ साइड टिप होती है और ये बैक साइड अपर्चर होती है। तो फायरर की आँख यहाँ पे है, तो ये जब तीनों, और यहाँ पे टारगेट जब फायर करते हैं तो ये तीनों जब एक दिशा में रहती है तो इसे साइड पिक्चर कहते हैं, ये काल्पनिक रेखा जो बनाते हैं। अगला है कि साइट अलाइनमेंट किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा फायर की आँख और अपर्चर एवं फोर्थ साइड टिप को मिलाने वाली लाइन की कार्रवाई को साइट अलाइनमेंट कहते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि साइट पिक्चर और साइट अलाइनमेंट क्या है। तो दोस्तों आप इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि साइट अलाइनमेंट क्या होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन में दिया है कि भूकंप के दौरान हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। यानी दोस्तों भूकंप के दौरान अगर बाई चांस मान लीजिए कि भूकंप आ गया तो आप उस टाइम क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए, आपको इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। तो पहला है घबराए नहीं, शांत रहें और औरों को भी शांत रखें। दूसरा, यदि किसी भवन में हो तो बचाव के उपाय देख लीजिए। यदि किसी भवन में हो तो बचाव के उपाय देखिए। पहला, दरवाजे की ओर न दौड़ें और भीड़ न लगाएं। दूसरा, लिफ्ट का प्रयोग न करें एवं सीढ़ियों से उतरें। तीसरा, खिड़कियों, दर्पण, शीशों, चिमनियों एवं हल्के फर्नीचर से दूर रहें। चौथा, किसी मजबूत पलंग या मेज के नीचे छिपें जो कि काफ़ी मजबूत हो। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन में दिया है कि राष्ट्र निर्माण के हित में युवाओं को क्या नहीं करना चाहिए। यानी राष्ट्र निर्माण के हित में युवाओं को क्या नहीं करना चाहिए। इसका पहला का आंसर होगा, इसका क्वेश्चन का आंसर होगा पहला, नशीली दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा, दहेज न मांगे। तीसरा, अवैध यौन संबंध न बनाएं। और चौथा, असामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा न दें। और पांचवा, पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों का शोषण न करें। और छठवां, बच्चों से शर्म न करवाएं। और सातवां, किसी भी तरह का भ्रष्टाचार न करें। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है कि नागरिक की परिभाषा लिखें। यानी एक नागरिक का परिभाषा लिखें। तो दोस्तों इसका आंसर होगा, एक समुदाय सदस्य जो देश के प्रति निष्ठा रखना और देश के संविधान के द्वारा दिए गए संरक्षण एवं अधिकार को का पात्र होता है, वह देश का नागरिक कहलाता है। आप इसे याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है कि कुछ गैर सरकारी एनजीओस के नाम लिखें। तो इसमें पहला होगा चाइल्ड रिलीफ यू यानी CRY। दूसरा, हेल्पेज इंडिया। तीसरा, पीपल फॉर एनिमल्स PFA। चौथा, सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स यानी SPCA। पांचवा, इंटरनेशनल रेड क्रॉस। छठवां, रेड क्रिसेंट मूवमेंट। और आगे जो है आठवां, सातवां कि पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। और आठवां जो है रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट। ये जो 8 प्रकार के NGOs हैं जो गैर सरकारी NGOs में आते हैं। ये जो NGOs का मतलब ये होता है कि किसी समाज या पिछड़े वर्गों की मदद करना, तो ये मदद करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है कि चाले चलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला, प्राकृतिक छलावरों का प्रयोग करते हुए आड़ का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, पूरे समय आगे न बढ़ते न जाएं, बीच बीच में रुक रुक कर देखते एवं सुनते जाएं। तीसरा, आवश्यकता होने पर रेंग कर चलें। चौथा, पूरी सावधानी से शत्रु पर चौकन्ना निगाह रखें। पांचवा, गोली लगने पर रेंग कर एक तरफ हो जाएं। छठवां, पक्षी जानवरों आदि को न छेड़ें। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है कि रात्रि में मार्च करते वक्त आवश्यक वस्तु लिखें। पहला, सफ़ेद कपड़ा। मार्च करते वक्त आपको सफ़ेद कपड़ा लेना चाहिए। दूसरा, चमकीली छड़ी। तीसरा, सफ़ेद चूना। और चौथा, मार्चिंग चार्ट। और पांचवा, कंपास। और छठवां, टॉर्च। रात्रि के समय ये 6 सामान आपको बहुत ज़रूरी है, लेना ही चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है कि दलों के प्रकार लिखें। यानी टीम कितने प्रकार के होते हैं उसके प्रकार को बताना है। दोस्तों इसमें पहला जो कार्यात्मक दल होता है। दूसरा, समस्या समाधान दल। तीसरा,
पार कार्यात्मक दल, चौथा स्व प्रबंधित दल। ये जो 4 प्रकार के दल हैं आप इसको याद कर लीजिएगा। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंपास का उपयोग लिखें। तो पहला उत्तर दिशा को पता लगाने के लिए कंपास का उपयोग करते हैं, दूसरा चुंबकीय प्रभाव को मापने के लिए कंपास का प्रयोग करते हैं, और तीसरा रात्रि मार्च में मदद करता है, और चौथा मानचित्र सेट करने में, और पांचवा किसी दिशा में मार्च करने के लिए उचित रास्ता या मार्च करने के लिए हमें रास्ता प्रदान करता है। इतने ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपास। दोस्तों इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद कीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है कि चक्रवात यानी सुनामी, चक्रवात या सुनामी से बचने के लिए उपाय लिखें। चक्रवात या सुनामी से बचने के लिए उपाय लिखें। तो दोस्तों इसमें होगा पहला सूचना के लिए रेडियो ट्रांसजिस्टर अथवा टेलीफोन को चालू रखें, दूसरा यदि खुले स्थान पर हैं तो तुरंत आश्रय ढूंढें, और तीसरा यदि घर या दफ्तर में हैं तो उसके सबसे मजबूत भाग रहें, यानी सबसे मजबूत जो जगह है वहाँ पे भाग जाएं, और चौथा यदि तूफान से छत हिलने लगे तो खिड़कियों को खोल दें, और पांचवा जो है चक्रवात में अंतराल के समय बाहर न निकलें, यानी चक्रवात के अंतराल के समय बाहर न निकलें, और छठवां यदि समुद्र तट के निकट रहते हैं तो बाढ़ से बचने के उपायों को खोजें। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है कि शिष्टाचार के प्रकार लिखें। तो दोस्तों इसका आंसर होगा पहला सामाजिक शिष्टाचार, दूसरा भोजन शिष्टाचार, और तीसरा स्नानघर शिष्टाचार, और चौथा टेलीफोन शिष्टाचार, और पांचवा व्यवसाय शिष्टाचार। इतने शिष्टाचार होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन दिया है कि अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन से आप क्या समझते हैं। तो अभिप्रेरणा या प्रोत्साहन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को उत्प्रेरक अनुनय की मदद से वांछित तरीकों के कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसे अभिप्रेरणा कहा जाता है, आप इसे याद कर लीजिएगा। और अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सेना के पदाधिकारियों का नाम लिखें। तो दोस्तों इसमें पहला होगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जनरल बोलते हैं, दूसरा आर्मी कमांडर को लेफ्टिनेंट जनरल बोलते हैं, और तीसरा कमान कमांडर को मेजर जनरल बोलते हैं, और चौथा सब एरिया कमांडर को ब्रिगेडियर बोलते हैं, और पांचवा बटालियन कमांडर को कर्नल बोलते हैं, और छठवां कंपनी कमांडर को मेजर बोलते हैं, और सातवां सेक्शन कमांडर को हवलदार बोलते हैं। ये इतने हैं आज के लिए दोस्तों, इतना ही क्वेश्चन, और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही वीडियो को एंड करते समय आपको बता दें कि दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक कर दें। और अभी तक आपको हमारे एनसीसी के अन्य वीडियो का पता नहीं चला तो हमारे एनसीसी के प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियोस को देखिए। जय हिंद दोस्तों।